नमस्कार। IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। भूपेश जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। भूपेश जी, जिस प्रकार से आप छत्तीसगढ़ में जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं और मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक, तो आज मुखिया की अग्नि परीक्षा है। वर्तमान परिस्थितियों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि क्या स्थितियां हैं और उनसे निपटने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पिछले साल जो फर्स्ट स्ट्रेन आया था और अभी के जो सेकंड जो स्ट्रेन आया, जो दूसरी लहर है जी उसमें कुछ मौलिक अंतर है। जी, पिछले समय इतना संक्रमित नहीं हो रहा था जितना अभी हो रहा है। बिल्कुल ठीक। पिछले समय जो लक्षण थे उस लक्षणों से दूसरे प्रकार के लक्षण अब दिखाई पड़ते हैं। जी, पिछले समय जो दवाई कारगर थे, अब वो दवाई कारगर नहीं रहा। ठीक बात। संक्रमण की संख्या जिस तेजी से बढ़ा है, जो महीनों में बढ़ते थे वो हफ्तों और दिन में बदल गया है। पिछले साल हमारा मैक्सिमम जो एक दिन में था वो 3800 पीक में था जी और अभी 15,000 के आसपास है। जी और ये अप्रैल के प्रथम 1 अप्रैल से जो 16-17 अप्रैल तक, आज 17 अप्रैल है, जी इसमें देखें तो प्रतिदिन बढ़ता गया और आखिरी 4 दिन जो है जी वो 15,000 में आके स्थिर हुआ है। जी और इस बीच में अचानक ये मरीजों की संख्या बढ़ने से जी निश्चित रूप से बेड की संख्या, ऑक्सीजन बेड की संख्या, आईसीयू की मांग, जी वेंटिलेटर की मांग अचानक जी तेजी से बढ़ी है। जी इस बीच में जो हम लोगों ने जो काम किया है, आप देखें, जी रोकने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो टेस्टिंग है। जी टेस्टिंग में आप देखेंगे तो हम लोगों ने 53,000 एक दिन हम कर रहे हैं। इसको जनवरी महीने में सर, ये जो 22,000 था। औसत जो परीक्षण हो रहे हैं छत्तीसगढ़, औसत जी परीक्षण में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है? क्या वो औसत परीक्षण के स्तर को छू पा रहा है छत्तीसगढ़? जी, जो औसत, राष्ट्रीय औसत से हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय औसत तो 1,1100 के आसपास है, जी जबकि हम 1800 प्रति 10 लाख प्रतिदिन हम कर रहे हैं। जी हमसे बेहतर में केवल 2 राज्य है, तेलंगाना और महाराष्ट्र। जी बचत मध्य प्रदेश आप देखेंगे तो चाहे उत्तर प्रदेश देखें, चाहे दिल्ली देखें, इन राज्यों से हमारा बेहतर प्रदर्शन है जी और हम करीब 1800 प्रति 10 लाख प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं। जी तो तीसरे स्थान पे हम हैं टेस्टिंग में। जी और उसी प्रकार से अब उसको रोकथाम के लिए जो वैक्सीनेशन है, जी वैक्सीनेशन में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की स्थिति, जो हेल्थ वर्कर है जी उसे हम फर्स्ट डोज दिए हैं वो 88% है, जी सेकंड डोज 59% दे चुके हैं। जी जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं जी उसको हम 85% दिए हैं, दूसरा डोज वो है 48% दे चुके हैं। और जो 45 साल से 60 साल के बीच के जी उम्र के लोग हैं उसे 63% दे चुके हैं। तो इस प्रकार से यदि छोटे राज्यों को या केंद्र शासित राज्य जो हैं जिसमें लक्षद्वीप है या सिक्किम जैसे राज्य, जी त्रिपुरा जैसे राज्य, इनको छोड़ दें जी तो पूरे देश में 14.70% हमारे वैक्सीनेशन करके पूरे देश में हम सबसे ऊपर हैं। जी वैक्सीनेशन में भी हम टॉप में हैं और जो टेस्टिंग है उसमें हम तीसरे स्थान पर हैं। जी लगातार इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो दूसरी लहर में जी मरीजों की संख्या हमको मिल रही है वो बेहद छिपाने वाला भी है और थोड़ा चिंतित करने वाला तो भी इस समय मरीजों को बेहतर उपचार मिले उसके लिए अस्पताल या आईसीयू की व्यवस्थाएं और बिल्कुल एक तरह से युद्ध स्तर की व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, तो इस दिशा में कितने कुछ प्रयास किए गए? है। इस बीच में हम लोगों ने तेजी से इसमें जी आईसीयू के जो बेडे हैं, जी अभी हमारे पास आईसीयू बेड है वो 510 है, एचडीयू बेड है 504 है, और जो डेडिकेटेड कोविड
अस्पताल है उसमें जो बेड की संख्या है 4746 है। इस शासकीय कोविड सेंटर में जो संख्या है वो 15,533 है और ऑक्सीजन युक्त है वो 2866 है। जी निजी अस्पतालों में भी कुल बेड की संख्या है वो 6500 से अधिक है। जी आईसीयू 1739 है, जी एचडीयू 651 है और ऑक्सीजन युक्त जो बिस्तर है उसकी टोटल संख्या 2672 है। जी इस प्रकार से 5062 ऑक्सीजन और आईसीयू एचडीयू मिला के निजी क्षेत्र में है और 3000 से अधिक शासकीय तौर पे है और वेंटिलेटर की उपलब्धता गवर्नमेंट का 514 है और प्राइवेट में 476 है। तो कुल मिला के 990 जो वेंटिलेटर है इसकी उपलब्धता है और इसके बाद भी लगातार जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि हर जिले में ऑक्सीजन युक्त बेड है उसकी संख्या में वृद्धि की जाए और वो टारगेट लेके बढ़ भी रहे हैं। उसी प्रकार से टेस्टिंग लैब है, उसमें भी हमारे पास पहले तो केवल एम्स में ही टेस्टिंग होता था, अब 7 जगह हमारे टेस्टिंग हो रहे हैं और 4 इस अप्रैल महीने के आखिरी तक के 4 जगह हम लोग और कर लेंगे तो 7 4 11 हमारा टेस्टिंग लैब होगा और 5 प्राइवेट लैब हैं वो भी टेस्ट कर रहे हैं। तो लेकिन जितनी मात्रा में हम सैंपल ले रहे हैं उस हिसाब से इस पे दबाव ज्यादा बढ़ गया है, लैब है उस पे दबाव लगातार बढ़ते जा रहा है। सर एक चीज और सामने आई है कि कोरोना के अधिकतर मरीज देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल के अलावा होम आइसोलेशन में ही मरीज ठीक हो जाते हैं, बशर्ते वो आइसोलेशन की जो प्रक्रिया है उसका अच्छे से पालन करें। तो आइसोलेशन की प्रक्रिया सरकार की निगरानी में हो और जो होम आइसोलेशन ले रहे हैं वो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उसका काम कर सकें, तो उसके लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है, कोई एक कार्य योजना जिससे होम आइसोलेशन अगर लोग लेते हैं तो अस्पतालों पे कहीं ना कहीं दबाव या कोविड सेंटर पे दबाव कहीं ना कहीं कम होता है? बिल्कुल सही आपने कहा। अभी 2.5 लाख से अधिक लोग जो हैं वो होम आइसोलेशन में हैं और निरंतर उसके देख रेख की व्यवस्था हम लोगों ने की है। मॉनिटरिंग लगातार हो रहा है, जिला स्तर पे ब्लॉक स्तर पे उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उसकी व्यवस्था की गई है, हेल्पलाइन भी दिया गया है और लगातार जिला स्तर पे हेल्पलाइन के विज्ञापन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं और उसके माध्यम से जो टेली मेडिसिन है उसको दिया जा रहा है। तो होम आइसोलेशन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हम लोग कर रहे हैं क्योंकि बिस्तरों की संख्या तो सीमित है जी। और ऐसे स्थिति में होम आइसोलेशन एक बड़ा कोरोना से लड़ने में कारगर उपाय है और उसके लिए हम उसके स्ट्रेंथन के लिए जितने भी उपाय हैं उसको हम लोग कर रहे हैं जी। जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, ऑक्सीजन है और जो कोरोना के बचाव में जो दवाइयां हैं, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या अन्य, उनकी उपलब्धता हो, कोई कालाबाजारी ना हो पाए और सहज उपलब्धता हो, उसके लिए सरकार का क्या एक्शन प्लान है सर? देखिए, जहां तक ऑक्सीजन की बात है, शुरुआत में निजी क्षेत्रों में निजी मेडिकल जो हॉस्पिटल हैं उसमें उसकी शिकायत की थी और उसकी मीटिंग हमने ली थी और उसके बाद तत्काल हमने 4 ऐसे उद्योग जो उद्योग के लिए ऑक्सीजन बनाते थे उसके मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के लिए हमने तत्काल लाइसेंस जारी किया और हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 27 प्लांट हैं जो ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं और 2 ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन तो उत्पादन होते। कुल मिला के 29 यूनिट हमारे छत्तीसगढ़ में है और अब 386 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन होता है और अभी हम लोगों ने 5,800 ऑक्सीजन जो बेड हैं उसमें लगभग 110 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑक्सीजन के मामले में तो हमारे यहाँ पर्याप्त है जी। उस प्रकार की कमी नहीं है जो दूसरे राज्यों में सुनाई दे रहा है। बिल्कुल। दूसरा जो रेमडेसिविर के बारे में जी रेमडेसिविर के बारे में आपने बात की, उसकी भी जानकारी मैं देना चाहूंगा। रेमडेसिविर की कमी जरूर थी और उसके बाद हमने तत्काल IAS अधिकारियों को महाराष्ट्र है, तेलंगाना है जहाँ इसका उत्पादन होता है वहाँ भेजा, अभी गुजरात भी भेजा हुआ है। तो हमारे अधिकारी वहाँ भेजने से हमको फायदा हुआ और लगभग 30,000 रेमडेसिविर के डोज यहाँ आ चुके हैं, लगातार उसकी पूर्ति हो रही है और उसको कालाबाजारी रोकने के लिए सीधा
चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसमें हम लोग उसको वितरित कर रहे हैं ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उसको मिल सके। अन्यथा कई लोग इसको अपने पास रख लेते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं, कोई कालाबाजारी करने के हिसाब से रख लेते हैं, कोई भविष्य के जरूरत के हिसाब से रख लेते हैं, तो वो जरूरतमंद को रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल सके, इसका हमारा भरपूर प्रयास है। इस समय ऑक्सीजन की उपलब्धता होना और पर्याप्त उपलब्धता होना किसी भी राज्य में मतलब एक तरह से संजीवनी के उपलब्ध होने की तरह है, तो इसके लिए निश्चित रूप से आपके भागीरथी प्रयास प्रशंसनीय हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण तथ्य है सर कि संक्रमण चेन टूटे, जान भी बचाना है और जहान भी बचाना है, तो लॉकडाउन का जो स्वरूप है, केंद्र ने राज्यों को इस बार पूरे अधिकार दिए हैं, तो लॉकडाउन के स्वरूप में क्या परिवर्तन किया है? देखिए, लॉकडाउन के स्वरूप में पिछले और अब का अंतर यह है कि अचानक पिछले समय प्रधानमंत्री जी अचानक टेलीविजन में आए और उन्होंने लॉकडाउन घोषित कर दिया था जी। और उसके कारण से सारे अफरा तफरी जो बाहर गए थे, परीक्षा दिलाने गए थे, घूमने गए थे, रिश्तेदारी में गए थे, वो सब वहीं कहीं फंस गए थे जी। अभी जो लॉकडाउन हुआ है, जिला प्रशासन को हमने ये अधिकार दिया और सभी वर्ग के लोगों से वो बातचीत करके, उद्योगपतियों से, व्यापारियों से, सामाजिक संगठनों से सबसे बातचीत करके इसको लागू किया और 3 दिन 4 दिन पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि आज से 4 दिन बाद लॉकडाउन होगा। तो लोग तैयारी कर लिए, जिसको आना था, जाना था या जो दैनंदिन उपयोग की वस्तुएं हैं उसको इकट्ठा कर लिए थे, तो उस प्रकार से लॉकडाउन में उतनी वैसी परेशानी नहीं हुई पिछले साल लोगों ने महसूस किया, भोगा था। तो आपके अनुसार इस बार के लॉकडाउन में सर, मैं आपने जिस प्रकार से बताया, तो क्या ये मैं मानूं कि ये लॉकडाउन राज्य सरकार का नहीं है बल्कि पूरे राज्य का है और राज्य की पब्लिक की, नुमाइंदों की, जो गणमान्य लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उनकी इसमें सहमति है, तो एक मेंटल प्रेशर नहीं है, लोगों द्वारा समर्थित ये इवेंट हो गया है एक तरह से? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। हालांकि ये सब कोई नहीं चाहता लॉकडाउन हो, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि जो आंकड़े आए एक दिन में 3000 4000 एक एक शहर में जब निकलना शुरू, एक एक जिले में निकलना शुरू हुए, तो डर होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में सब लोगों की सहमति से इसे लागू किया गया है, तो हमें बल प्रयोग करना नहीं पड़ रहा है, सब लोग सहमति से इसको कर रहे हैं और पालन भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि तकलीफ तो बहुत है, लेकिन फिर भी सब लोग इसे स्वीकार कर लिए हैं और स्वीकार करके इसको पालन भी कर रहे हैं। संक्रमण की सर जो पॉजिटिविटी रेट है और डेथ रेट है, पॉजिटिविटी रेट तो इस बार बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको एक सुखद एहसास ही कहेंगे कि अभी भी डेथ रेट उतनी भयानक नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं मरीज बड़ी संख्या में ठीक होकर भी जा रहे हैं। लोगों में पैनिक ना हो, लोगों के अंदर भय व्याप्त ना हो, इसके लिए भी राज्य सरकार की जवाबदेही है कि लोगों को वो इसके खौफ से बाहर निकाले। तो उसके लिए लोगों के अवेयरनेस के लिए, उनको इसके प्रचार प्रसार और जागरूकता के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, लगातार हम लोग इसको बता भी रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के लिए जरूरी है कि आप मास्क लगाएं, हाथ धोएं, दूरी बना के रखें। ये 3 बहुत जरूरी चीज है जिसका पालन हम लोगों को करना चाहिए और उसका प्रचार प्रसार लगातार किया जा रहा है। और उसके बाद भी हमने बताने की कोशिश की है कि भाई ये संक्रमण हो भी जाए तो इसे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। देखने में एक और आया है जो लक्षण अभी है उसमें, कोरोना में लोग जहां कोरोना संक्रमित होते हैं तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ऐसे में जो हमारे राजनेता है या फिर सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं या मनोवैज्ञानिक है, इन लोगों से हम अपील की बार बार और उसके मीडिया के माध्यम से उनके कार्यक्रम भी आयोजित करवाए ताकि लोग उसे डिप्रेस ना हो। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे जैसे सिक्किम है 2.1% फर्टिलिटी रेट है, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इसमें 1.6% है और उसी प्रकार से दिल्ली में 1.5% है, गुजरात में 1.4% है, गोवा में 1.3% है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1.2% है, मध्य प्रदेश में भी 1.2% है, जबकि छत्तीसगढ़ में 1.1% है। तो फर्टिलिटी रेट जो है, मृत्यु दर भी है, वो दूसरे राज्यों की अपेक्षा हमारे यहाँ कम है। हालांकि इससे हम संतुष्ट नहीं है, क्यों किसी की मौत होनी चाहिए इस कोरोना से, हमारे तो 0 हम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी यदि दूसरे राज्यों की अपेक्षा आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में फर्टिलिटी रेट भी 1.1 ही है।
तो लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई 62 लाख लोगों को 62 लाख से अधिक लोगों को हम टेस्टिंग कर चुके हैं, उसमें से 5 लाख लोग पॉजिटिव निकले और अभी तक के अभी एक्टिव केस जो है वो 1,24,000 ही है। जी तो सब लोग तो बचत लोग घर चले गए और इसमें 5,000 लोगों की मौत हुई। जब 62,000 लोगों को टेस्ट किए, 5 लाख लोग पॉजिटिव हुए, तो जी उसमें से 5,000 जी की मृत्यु हुई है। तो इसे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें साहस पूर्वक इसे लड़ने की आवश्यकता है और हम लड़ेंगे तो जीतेंगे। जी। इस बार सर लॉकडाउन में ट्रांसपोर्टेशन ओपन है, लोगों की आवाजाही ओपन है, तो बहुत ज़रूरी है कि जो लोग छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं या जा रहे हैं तो उन स्पॉट्स पे उनके रैपिड टेस्ट हों, जो एंटीजन टेस्ट कहा जाता है जिनको। तो इसके लिए कितनी सजग है छत्तीसगढ़ सरकार? न केवल ट्रांसपोर्टिंग की, बल्कि जो रेलवे स्टेशन में भी जो लोग आ रहे हैं और जो एयरपोर्ट में भी लोग आ रहे हैं, या तो वो अपना निगेटिव रिपोर्ट लेकर आए, जी राज्य से आ रहे हैं तो वहां से निगेटिव रिपोर्ट ले आए 72 घंटा का, और नहीं तो फिर हम उसकी टेस्टिंग की व्यवस्था, रिपीट एंटीजन की टेस्टिंग हम लोग करा रहे हैं। और क्वारंटाइन की भी व्यवस्था हमने की है इस साल। फिर से ग्रामीण क्षेत्र में क्वारंटाइन की व्यवस्था, शहरों में भी क्वारंटाइन की व्यवस्था, होम आइसोलेशन की सुविधा तो है ही, आइसोलेशन के लिए भी आइसोलेट सेंटर भी हम लोगों ने शुरुआत की है, ताकि ये संक्रमण है वो फैल ना पाए, ये हमारी कोशिश है। इस विभीषिका से जूझने के लिए निश्चित रूप से, चूंकि ये अचानक आई हुई विभीषिका है, तो उम्मीद होती है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से। तो उस स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं उनसे सर कितने संतुष्ट हैं, कितना सहयोग मिल पा रहा है? देखिए, भारत सरकार ने तो कहा था कि वैक्सीन हम पूरा देंगे, और उसके हिसाब से हमने वैक्सीनेशन की प्लानिंग की, और एक दिन में हमने 3,26,000 एक दिन में वैक्सीन डोज हमने दिया है। जी और अब हम लोगों को वो जो डोज है जी उसकी मात्रा कम मिल रही है। प्रतिदिन के हिसाब से कभी 2 लाख मिलता है, उससे भी कम भी हो जाता है। तो इस प्रकार से मिलने के कारण से ये भारत सरकार से हमने मांग की कि ये जो 45 साल की उम्र की हैं उसे घटाकर 18 साल कर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक क्योंकि कहा। ये जो सेकंड वेव है इसमें 45 जो उम्र दराज लोगों के नहीं हो रहा है, जो स्वस्थ है और नौजवान है और बच्चे हैं, उनको भी ये कोरोना संक्रमित कर रहा है। तो ऐसे में ये उम्र की जो सीमा है हटा देना चाहिए, और वैक्सीन जो है उसे पर्याप्त मात्रा में भेजा जाना चाहिए। हमको एक दिन के हिसाब से देते हैं, अभी हमारे पास केवल 2 दिन का डोज बचा हुआ है। जी जी तो हमने भारत सरकार से मांग की थी कि 1 सप्ताह का डोज हमको दे दी जाए, क्योंकि भौगोलिक दृष्टियों से बहुत बड़ा है छत्तीसगढ़, और हमको सुदूर जिलों में भेजना पड़ता है। तो रोज आए रोज ले जाएं, उसके पक्ष से एक सप्ताह का डोज रहे और सब सेंटर को पता रहेगा कि हाँ डोज है, तो वो फिर वैक्सीनेशन करने में आसानी होगी। लेकिन भारत सरकार इसकी उपलब्धता सीमित करके रखे हैं, और फिर भी पूरे देश में 14.7% वैक्सीन डोज देके हम प्रथम स्थान पे हैं। हमारी कोशिश यही है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ये डोज दे सके। और उसी प्रकार से वेंटिलेटर वगैरह भी डिमांड लगातार हम लोग करते रहे हैं। तो जितना हो सकता है भारत सरकार कर रही है, लेकिन पर्याप्त वो नहीं कर रही। निश्चित रूप से इस मामले में तो छत्तीसगढ़ सरकार बधाई की पात्र है। और अगर कोई राज्य वैक्सीनेशन की संख्या के लिए केंद्र से मांग कर रहा है तो वैक्सीनेशन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता भी परिलक्षित होती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है सर कि जो इस समय चूंकि ये आपदा आई है तो बजट तो उतना ही है, और बहुत सारे मदों से अब राशि कहीं ना कहीं कोरोना की रोकथाम के लिए हस्तांतरित की जा रही है, जुटाई जा रही है। तो जो जनप्रतिनिधि हैं आपके, सरकार के जो आपके सहयोगी हैं, उनको किस हद तक आपने छूट दे के रखी है कि पहली प्राथमिकता कोरोना के संक्रमण से लड़ना और इसको रोकना होना चाहिए, वो अपने जो स्वेच्छानुदान है या उनको जो राशि मिलती है उसका वो उपयोग कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि राज्य सरकार की ओर से कोई राशि की कमी नहीं आने दे रहे हैं। अभी 230 करोड़ रुपए हमने रिलीज किया है। अभी तक के लगभग 900 करोड़ रुपया हम लोग इसमें खर्च कर चुके हैं, और अभी भी पैसे की कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन जन सहयोग हमने मांगा है। जनप्रतिनिधि भी, कांग्रेस के विधायक लोग पहले ही अपने 1 महीने की तनख्वाह वो दे चुके हैं, और वहाँ ऑक्सीजन बेड और दूसरे उपकरण खरीदने के लिए भी
वो लोग अपने अपने जिले में राशि दे रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी 25-25 लाख रुपया देने की बात कही, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो लोकसभा राज्यसभा के जो MP लेड है जी उसको 2 साल के लिए बंद किया हुआ है, तो वो सांसद लोग तो एक पैसे भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं जी और न दे पा रहे हैं, जबकि वही जनता इनको चुनी है और उसके लिए एक पैसे भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। भारत सरकार को इसमें पुनर्विचार करना चाहिए, MP लेड फिर से शुरू करे ताकि इस कोरोना में लड़ने में जो सांसद है अपने क्षेत्र में कुछ योगदान दे सके। बड़े महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ आपने केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षण किया है, क्योंकि ये आपदा निश्चित रूप से बहुत बड़ी है और कई जिस हिसाब से ये पूरे विश्व में फैली हुई है, दूसरी लहर के लिए तो भारत के लिए बड़ी चुनौती है। तो केंद्र से कोई स्पेशल पैकेज की, विशेष राहत पैकेज की आपने कोई मांग की है छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए, एक तो ये है कि जो हमारा हिस्सा है वही नहीं दे पा रही है। पिछले जो सेंट्रल टैक्स में जो हमारा हिस्सा है और उसमें GST का जी वो लगभग 22,000 करोड़ हमारा होता है जी वही नहीं दे पाई है, तो आगे क्या उम्मीद करेंगे? भारत सरकार हमको कितना देगी? अलग थोड़े थोड़े राशि रिलीज कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा हिस्सा, एक तो हमारा पिछड़ा हुआ राज्य है, विकासशील राज्य है, जी नवोदित राज्य है, ऐसे में संसाधन की बड़ी कमी होती है और उसके बाद भी केंद्र सरकार यदि हमारा हिस्सा काट ले तो समझ सकते हैं कि हम कैसे काम करेंगे। कर्नाटक है या महाराष्ट्र है जो विकसित राज्य है, जिसमें गवर्नमेंट के भी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट भी मेडिकल कॉलेज है, तब वो स्थिति है। हमारे यहाँ तो सीमित संसाधन है और ऐसे में हमारी राशि यदि रोक ली जाए, काट दी जाए, तो वो बेहद दुखद ही है। जी, अक्सर आपने अभी इस दौरान अपने संबोधनों में ये कहा है कि कोरोना के मसले पर राजनीति न करें, इसमें जनसहयोग की भावना के साथ और जनहित की भावना के साथ जुटें, दलहित राजनीति से ऊपर उठें। इसका क्या आशय था? इसका आशय यह था कि देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 2 बातें कही थी जी और उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि ये टीका उत्सव मनाया जाए जी और दूसरी बात उन्होंने ये कहा था कि राज्य में राज्यपाल के अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों की बैठक की जाए। जी अब जब बैठक आयोजित की गई तो वो सलाह सुझाव देने के या सहयोग किस प्रकार से देंगे वो बताने के बजाय वो आरोप लगा रहे हैं कि ये फलाना मंत्री नहीं है, कि ये फलाना ऐसा हो गया, वो हो गया। इस प्रकार से कमियां बताएं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कमियां बताएंगे, हम दूर करेंगे, लेकिन आरोप लगाएं और राजनीति करें, ये ठीक नहीं है। और इसीलिए हमने कहा कि भाई कि प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव मनाने के लिए कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहीं भी टीका उत्सव न मनाए न देखे गए। जबकि पिछले समय जब लॉकडाउन हुआ था, जब थाली बजाने की बात थी और लॉकडाउन सफल हुआ, तो सड़कों पर उतर के डांस भी किए थे, पटाखा भी फोड़े थे। इस समय टीका उत्सव मनाने के प्रधानमंत्री ने कहा तो एक भी भाजपा के लोग यहाँ निकले नहीं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अब प्रधानमंत्री गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उसी प्रकार से जब प्रधानमंत्री के निर्देश पर ही हम सभी राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित किए थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उसमें शामिल तक नहीं हुआ, तो इसका अर्थ है कि वो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और वो सहयोग देने के बजाय केवल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। उसे जो काम कर रहे हैं, यदि भूपेश बघेल की आलोचना करना उसमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जो लोग मरचूरी में काम कर रहे हैं, जो फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, जो शमशान घाट में काम कर रहे हैं, यदि उनको हतोत्साहित करोगे तो वो जो व्यक्ति आपके परिवार के कार्य को वो खुद संपादित कर रहे हैं। आज कोरोना पॉजिटिव कोई संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार कौन करता है? शव को शमशान घाट तक कौन ले जा रहा है? बिल्कुल ठीक, वो कर्मचारी ले जा रहे हैं ना। यदि उनको हतोत्साहित करेंगे तो ये तो पीड़ादायक है ना। जो जिम्मेदारी हमारी है वो जिम्मेदारी निर्वहन वो लोग कर रहे हैं। ये तो उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, न कि उसकी आलोचना करने की। जी, अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न सर, मानस में उल्लेख है धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत काल परखी उचारी। तो इससे बड़ी आपदा तो शायद ही अभी इस सदी में किसी ने देखी हो, और ये आपके धीरज का और मुखिया के कर्तव्य का, इसकी बिल्कुल अग्नि परीक्षा है। तो आप बतौर प्रदेश के
मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया, छत्तीसगढ़ की जनता को आप कितना आश्वस्त करते हैं कि छत्तीसगढ़ इस जंग में विजेता की तरह बहुत जल्द उभरेगा और इस महामारी से निजात पाएगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में इस लड़ाई को, कोरोना की लड़ाई में जहां शासन प्रशासन पूरी ताकत, पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है, हमारे अधिकारी कर्मचारी जो मैदान में पदस्थ हैं वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो स्वास्थ्य के विभाग में जो कार्यरत हैं, निजी क्षेत्र में हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं, तो वो चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे फ्रंटलाइन वर्कर हो, ये सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में बढ़ चढ़ के सामाजिक संगठन के लोग सामने आए हैं, सहयोग कर रहे हैं। कोई अपना भवन दे रहे हैं, तो कोई राशि दे रहे हैं, तो कोई ऑक्सीजन बेड लगवा रहे हैं, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं, इस प्रकार से कंसंट्रेटर दे रहे हैं। तो लगातार सामाजिक संगठनों के द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। तो सबके सहयोग से ही ये लड़ाई जीती जा सकती है। और इस मामले में मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं कह सकता हूं कि सभी वर्ग के लोग, चाहे उद्योगपति हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पत्रकार हो, सब लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं और इस लड़ाई में सबकी सहभागिता है। और इसी सहभागिता के साथ ही ये लड़ाई जीती जा सकती है। एक सकारात्मक भाव को लेकर सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि कोरोना की निश्चित हार होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि चूंकि ये विपदा बहुत भयंकर है, लेकिन जिस प्रकार की जिजीविषा के साथ छत्तीसगढ़ की आम जनता, छत्तीसगढ़ के व्यापारी, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक अमला, छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की माटी से इस विपदा को हटाने के लिए प्रयासरत हैं, उनकी सहयोग की भावना, उनके आपसी सहयोग और सामंजस्य के बूते, उस क्षमता के आधार पर छत्तीसगढ़ इससे बहुत जल्दी निजात पाएगा। तमाम सारे पहलुओं पर उन्होंने बहुत सहजता से अपनी बात रखी। ताकते रफ्तार ताबा आजमाना है हमें, मुस्कुराते राह को आशा बनाना है हमें। राहें बहुत मुश्किल हैं, लेकिन आपसी सहयोग, धैर्य, संयम और सामंजस्य के साथ ये राहें आसान होंगी और निश्चित रूप से कोरोना से मुक्त होगा छत्तीसगढ़, ऐसी हम भी उम्मीद करते हैं। IND स्पेशल में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।